नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम BSPSL टेक्नीशियन ग्रेड 3 कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसका आज पार्ट 2 होने वाला है कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइसेंस कम विदाउट एन एक्सपायरी डेट एंड अलाउ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड इंडेफिनिटली। निम्नलिखित में से कौन सा लाइसेंस समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट के बिना आता है और सॉफ्टवेयर को अनिश्चित काल तक उपयोग करने की अनुमति देता है? ए परपेचुअल लाइसेंस, बी साइट लाइसेंस, सी कॉन्करेंट लाइसेंस एंड डी नॉन परपेचुअल लाइसेंस। दोस्तों परपेचुअल लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम इंडेफिनिट टाइम तक यूज कर सकते हैं, यानी कि उन सॉफ्टवेयर को हम अनिश्चित काल तक यूज कर सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर में हमें एक टाइम की पेमेंट करनी होती है स्टार्टिंग के टाइम पे, उसके बाद हम जिसको जितनी मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हैं। दोस्तों साइट लाइसेंस हो गया, कॉन्करेंट यूज लाइसेंस हो गया और नॉन परपेचुअल लाइसेंस हो गया, इन सब में एक डेफिनेट टाइम लिमिट होती है। उन टाइम तक ही हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें इनकी पेमेंट दोबारा करनी होती है। खासकर इन सॉफ्टवेयर को हमें एक साल में दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परपेचुअल लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रैपिंग एनी पर्सन विद प्राइज विनिंग मेल कैन बी कंसीडर्ड एज। पुरस्कार विजेता मेल में किसी व्यक्ति को फंसाने को क्या कहा जाता है? ए प्रोग्रामिंग, बी फिशिंग, सी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, डी आइडेंटिफाई थेफ्ट। दोस्तों कभी कभी आपने देखा भी होगा, ये न्यूज भी आपने सुनी होगी कि लोगों को मेल के जरिए या लोगों को मैसेज करके फंसाया जाता है कि आपको कोई विनिंग अमाउंट मिला है या आपकी दोस्त की तबीयत खराब है और उसको पैसे की जरूरत है। तो ये स्कैम किस में आते हैं? ये स्कैम फिशिंग में आते हैं। तो फिशिंग में क्या होता है, कोई भी एक पर्सन एक ईमेल सेंड करेगा जिसमें आपको ये लिखा होगा कि आपने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की प्राइज मनी जीत ली है। और खासकर ये पाकिस्तान से भी आते हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए ये बोलते हैं कि आपका KBC में सिलेक्शन हो गया है और आपको इन सवालों का जवाब देना है, आपको कुछ पेमेंट मिल जाएगी। फिर वो आपसे अपफ्रंट पेमेंट मांग लेते हैं कि आपको ये पेमेंट रिसीव करने के लिए हमारे अकाउंट पे 3,000-4,000 रुपए डालने पड़ेंगे। तो कई लोग लालच में फंस जाते हैं और ऐसी पेमेंट कर देते हैं। तो इसी सब स्कैम को बोला जाता है फिशिंग। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन MS Excel इज। MS Excel में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण क्या होता है? ए बोथ टेक्स्ट एंड नंबर आर लेफ्ट अलाइन, बी टेक्स्ट इज राइट अलाइन एंड नंबर आर लेफ्ट अलाइन, सी टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन एंड नंबर इज राइट अलाइन, डी बोथ टेक्स्ट एंड नंबर आर राइट अलाइन। दोस्तों एक्सेल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारा लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइन मतलब अगर ये कॉलम है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। मान लीजिए हमने F टाइप करा, A टाइप करा, T टाइप करा, तो स्टार्टिंग लेफ्ट से होगी। वहीं अगर हम नंबर की बात करें तो ये कॉलम है तो नंबर आपका राइट अलाइन होता है, यानी कि पहला वर्ड यहाँ पे आएगा, राइट साइड आएगा, उसके बाद एक लेफ्ट साइड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है, यानी कि बाई और संरेखित होता है। वहीं आपके न्यूमेरिकल या नंबर दाई और संरेखित होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन एंड नंबर इज राइट अलाइन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच टाइप ऑफ वैन कनेक्ट द एंड सिस्टम विच यूजुअली कंप्राइज अ राउटर दैट कनेक्ट टू अनदर लैन और वैन। किस प्रकार का वैन अंतिम सिस्टम को जोड़ता है जिसमें आमतौर पर एक राउटर शामिल होता है जो दूसरे लैन या वैन से जुड़ता है? ए स्विच्ड वैन, बी मल्टीपल स्लॉट वैन, सी पॉइंट टू पॉइंट वैन एंड डी वर्चुअल वैन। दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क को हम ऑलरेडी पिछले सेशन में कवर कर चुके थे। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है? जो काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करता है, जिसमें हम अपनी इमेज, डेटा, वीडियो, ऑडियो को काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क आपका स्टेट, आपकी कंट्री, आपका कॉन्टिनेंट, इवन आपका पूरा वर्ल्ड कवर करता है। तो ये आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैन का अंतिम सिस्टम किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों वैन का अंतिम सिस्टम स्विच वैन से जुड़ा होता है। और स्विच वैन के अंदर क्या लगे होते हैं? कुछ राउटर लगे होते हैं या इंटर नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस लगे रहते हैं, जिसके थ्रू हम अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग पीसीस या कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों स्विच्ड वैन एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल लैन और वैन का यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा कनेक्शन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि हम कई सारे कनेक्शन एक सिंगल स्विच्ड वैन से कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच्ड वैन। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज यूज्ड बाय अ राउटर टू डिसाइड द बेस्ट अवेलेबल राउट द पैकेट कैन टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। पैकेट अपने गंतव्य तक जल्दी और सटीक रूप से पहुंचने के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध मार्ग तय करने के लिए राउटर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? ए इंक्रिप्शन टेबल, बी हैश टेबल, सी लॉगरिथम टेबल एंड डी राउटिंग टेबल। दोस्तों पहली बात आप ये समझना कि पैकेट क्या होता है। पैकेट एक डेटा होता है जिसको हमें एक डेस्टिनेशन पर भेजना होता है। अब ये डेस्टिनेशन के लिए पैकेट को एक रास्ता तय करना पड़ेगा। तो वो कौन सा सबसे इजी रास्ता होगा जिसमें ट्रैफिक भी कम हो? आप भी ऐसा रास्ता चूज करना चाहेंगे जिसमें ट्रैफिक कम हो, जिसमें हम इजिली अपने मेन डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो ये सारी चीज कौन परफॉर्म करता है? नेटवर्किंग के केस में ये राउटिंग टेबल परफॉर्म करता है। ये राउटिंग टेबल क्या करता है? ये पूरे नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एक राउटर के लिए एक बेस्ट पाथ चूज करता है, यानी कि एक बेस्ट रास्ता सेलेक्ट करता है जिसके थ्रू वो अपने पैकेट्स को डिलीवर कर सके। एक आपका सोर्स IP होगा, मान लीजिए 192.178.40.61 और एक आपका होगा डेस्टिनेशन IP। डेस्टिनेशन IP को हम नेक्स्ट हॉप IP भी बोलते हैं और इसका जो IP होगा वो होगा 192.178.40.62। यहाँ पे 61 यूज करते हैं, यहाँ पे 62 यूज करते हैं। अगर दोस्तों हमने IP में लास्ट 61 यूज कर ली, डेस्टिनेशन और होम का एड्रेस आपका सेम एड्रेस हो जाएगा और राउटिंग पैकेट कहीं भी नहीं जाएगा।
तो राउटिंग टेबल को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करा जाता है, इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो राउटिंग टेबल ही ये डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट पार्ट होगा किसी भी पैकेट को डिलीवर करने के लिए। अब राउटिंग भी दो तरह की होती है, एक स्टैटिक राउटिंग होती है, एक डायनेमिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग में हम पूरा राउटिंग टेबल मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, हम खुद से डिसाइड करते हैं कि इस पैकेट के लिए कौन सा बेस्ट पाथ अवेलेबल होगा। और स्टैटिक राउटिंग बेसिकली स्मॉल नेटवर्क के लिए ज्यादातर फिजिबल होती है। अगर काफी बड़ा नेटवर्क है या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको कई सारे नेटवर्किंग डिवाइस को इस्तेमाल करना होता है, तो वहां पे हम स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं करते, क्योंकि हर एक राउटिंग टेबल में हमें मैनुअली सारी चीजों को फीड करना होता है और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डायनामिक राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग में क्या होता है कि राउटर खुद से ज्यादा राउटर के साथ कम्युनिकेट करता है और कुछ प्रोटोकॉल सेट कर देता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है दोस्तों सेट ऑफ रूल्स, इस चीज को भी याद रख लेना। तो जो भी रास्ता उसको फ्री अवेलेबल मिलेगा तो पैकेट आपका वहां से डिलीवर हो जाएगा। ये होता है डायनामिक राउटिंग। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राउटिंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 28 है विच फील्ड ऑन MS Outlook include those recipient address you want to keep informed about the subject of the email but you are not expecting a response। MS Outlook में कौन सा क्षेत्र फील्ड उन प्राप्तकर्ता एड्रेस को शामिल करता है जिन्हें आप ईमेल के विषय के बारे में सूचित रखना चाहते हैं लेकिन आप प्रतिक्रिया उत्तर की उम्मीद नहीं रखते हैं? A CC, B from, C to, D BCC। दोस्तों जिसको हम प्राइमरी मेल करना चाहते हैं उसको हमेशा रखा जाता है 2 में। तो हम उस पर्सन से ये उम्मीद भी रखते हैं कि ये मेल का रिप्लाई करेगा, तो उसको हमेशा हम 2 में रखते हैं। अगर मैं मेल कर रहा हूँ या कोई और मेल कर रहा है वो आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब जिसने मेल भेजा। अब CC होता है कार्बन कॉपी। तो CC का मतलब ये होता है दोस्तों जो हम मेल कर रहे हैं उसके बारे में उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए लेकिन हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो मेल का रिप्लाई करे या ना करे। बस हमने केवल उसको मेल में लूप कर दिया है ताकि उसको जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको पता हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि CC कभी भी मेल का रिप्लाई ना करे। बस हमारी उम्मीदें काफी कम होती हैं कि ये CC में जो भी हमने रखा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा टू इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CC यानी कि कार्बन कॉपी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 29 है अ हैकर रिप्लेस द ओरिजिनल साइट URL विद अनदर साइट URL व्हिच कैन बी कॉल्ड एज। एक हैकर मूल साइट URL को अन्य साइट URL के साथ परिवर्तित कर देता है जिसे यहाँ कहा जा सकता है ए डिफेसमेंट, बी फिशिंग, सी इंट्रैपमेंट एंड डी DNS हाईजैक। दोस्तों जब हम किसी मेन URL को एक फर्जी URL से चेंज कर देते हैं उसे वैसे बोला जाता है डोमेन स्पूफिंग, और वाइडर टर्म में बोले इसे फिशिंग भी बोला जाता है। अब डोमेन स्पूफिंग क्या होता है आजकल काफी कम होता है, तो पहले क्या होता था इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये होती थी दोस्तों एक फेसबुक की ओरिजिनल आईडी। कई लोग इसको स्पूफ कर देते थे यानी कि इसकी आईडी को थोड़ा सा चेंज कर देते थे www.face एक ओ की जगह इन्होंने 0 लगा दिया .com। तो फिर ये एक मेल डालते थे कि आपको अपने पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है, आप दोबारा से लॉगिन कीजिए। किसी बंदे ने ये मेल देखा, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल एक 0 का फर्क है। यहाँ पे डबल O है, यहाँ पे एक 0 है और एक O है। आप पहचान भी नहीं पाओगे और आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप इसमें लॉगिन करेंगे, सेम पेज खुलेगा, इंटरफेस आपको बिल्कुल फेसबुक जैसा दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके पास आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो ये होता है डोमेन स्पूफिंग या फिशिंग। तो इससे ट्रिक करा जाता है यूजर को कि ये एक्चुअली में ओरिजिनल डोमेन है लेकिन एक्चुअली में वो ओरिजिनल डोमेन नहीं होता है, यानी कि एक फर्जीपन होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग यानी कि घपलेबाजी। क्वेश्चन नंबर 30 है इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम DOS अटैक इज टू कंजेस्ट द नेटवर्क विद द फेक स्टफ DOS स्टैंड फॉर। सूचना सुरक्षा प्रणाली में DOS हमले का उद्देश्य नेटवर्क को नकली सामग्री से घेरना है। DOS का मतलब क्या है? ए डिनायल ऑफ सर्विस, बी डिनायल ऑफ सॉफ्टवेयर, सी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी डिस्क ऑफ सिस्टम। दोस्तों DOS अटैक में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे फेक ट्रैफिक को काफी ज्यादा हैवी मात्रा में भेजा जाता है, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें नॉर्मल जो ट्रैफिक चल रहा है जो आपके ऑर्गेनिक यूजर है, यानी कि वो यूजर जो गूगल पे सर्च करके आए हैं, ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक यूजर। तो किसी एक पर्सन ने जो आपसे चिढ़ता है या जिसको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या कर सकता है, वो फेक ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। मतलब ये पूरा ट्रैफिक बॉट ट्रैफिक होता है। क्योंकि ये बॉट ट्रैफिक है तो आपकी वेबसाइट पे एक ही साथ काफी हैवी मात्रा में ये बॉट ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा। तो गूगल को लगेगा कि ये 250 या 270 व्यूअर है, लेकिन एक्चुअल में ये व्यूअर नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये बॉट होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका सर्वर काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा यूजर होंगे उतने ज्यादा सर्वर पे असर पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है DOS अटैक। और DOS की फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस का डिनायल, इसे बोला जाता है DOS अटैक। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 31 है द बुकमार्क आर यूज्ड इन MS Word 2। बुकमार्क का उपयोग MS Word में क्यों किया जाता है? ए लोकेट द कमेंट इन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए। बी लोकेट द हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए। सी आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशेष स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। एंड डी आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द स्पेलिंग एरर, वर्तनी संबंधी त्रुटियों को पहचानने और सुधारने के लिए। दोस्तों MS Word में बुकमार्क का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक लोकेशन में मार्क कर सके। वो डॉक्यूमेंट आपका पैराग्राफ
पैराग्राफ भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका सेंटेंस भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका टेबल भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट आपका इवन इमेज भी हो सकता है। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है बुकमार्क। तो हम बुकमार्क में किसी को भी कोई लोकेशन दे सकते हैं जिससे हमें याद भी रहेगा और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफी ज्यादा काम भी आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल होस्ट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस नोन एज हब डिवाइस यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी होस्ट एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसे एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस के नाम से जाना जाता है? ए स्टार टोपोलॉजी, बी बस टोपोलॉजी, सी रिंग टोपोलॉजी एंड डी मैश टोपोलॉजी। दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में हम सभी डिवाइस को, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उनको एक सेंट्रल डिवाइस से जोड़ते हैं। ये हमारा सेंट्रल डिवाइस होता है, इसे मेन डिवाइस भी बोला जा सकता है, जिसके थ्रू आपके बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहेंगे और इसी को बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों जो भी आपके डिवाइस कनेक्ट रहेंगे, इन सबके पास आपकी एक नेटवर्क आईडी होगी या अलग आईपी होगी। तो इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होता है, इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होता है, यानी कि हर एक डिवाइस अपना इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ सिम कार्ड वाज प्रोक्यूर्ड यूजिंग माय नेम बट आई डोंट नो अबाउट इट अंटिल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आईटी सिक्योरिटी टीम। द अबव मेंशन स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर व्हिच काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड को प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। इसके बारे में मुझे तब पता लगा जब आईटी सुरक्षा टीम ने मुझे कॉल करा। उपयुक्त बयान किस प्रकार की सुरक्षा खतरे को बताता है? ए मालिशियस सॉफ्टवेयर, बी आइडेंटिफाई थेफ्ट, सी स्पूफिंग एंड डी क्रिप्टोग्राफ। दोस्तों इसको बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी ने आपकी पहचान को चुरा लिया है। तो आइडेंटिफाई थेफ्ट में क्या करता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, जैसे कि उसने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया और वो किसी का मोबाइल यूज कर रहा है, या आपके वोटर आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया। तो खासकर आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो इंडिया में मरे हुए लोगों की आइडेंटिटी को चुरा रहे हैं ताकि वो यहाँ पे रह सके। तो ये भी चीज आपकी पहचान की चोरी में आती है कि आपकी पहचान ही चुरा ली गई। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू पोजीशन द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर रखने के लिए किया जाता है? ए रिमोट, बी MICR, सी माउस एंड डी बारकोड रीडर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। दोस्तों माउस का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को किसी भी पोजीशन पर रखते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड बाय कंप्यूटर टू कनेक्ट टू ईथरनेट लैन एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस ऑन द लैन। ईथरनेट लैन में कनेक्ट करने और लैन पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? ए इनपुट डिवाइस, बी ईथरनेट कार्ड, सी रिपीटर एंड डी आउटपुट डिवाइस। दोस्तों वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो ईथरनेट कार्ड को लैन से कनेक्ट करता है उसे बोला जाता है ईथरनेट कार्ड। और ईथरनेट कार्ड को दोस्तों NIC कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है। इस कार्ड में एक सर्किट बोर्ड लगा होता है जो कि आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में। इसको कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करा जाता है। ये बाहर जो निकला हुआ है ये होता है ईथरनेट पोर्ट। दोस्तों इसके थ्रू हम लैन वायर को या ईथरनेट वायर को कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईथरनेट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच डज नॉट बिलोंग टू लाइन प्रिंटर। उस विशेषता को पहचान करें जो लाइन प्रिंटर से संबंधित नहीं है। ए प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, बी कैरेक्टर आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, सी बेटर प्रिंटेड स्पीड एंड डी कैरेक्टर कैन नॉट बी प्रिंटेड विद डिफरेंट फॉन्ट। दोस्तों यहाँ पे टेबल गिवन है जो कि हमें लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के डिफरेंस के बारे में बताएगा। अगर हम बात करें प्रिंटिंग मेथड की तो लाइन प्रिंटर में हम एक लाइन को एक टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं और डॉट प्रिंटर में हम डॉट के थ्रू प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग स्पीड की बात करें तो लाइन प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड हाई होती है और डॉट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड एज कम्पेयर टू लाइन प्रिंटर कम होती है। अगर हम फॉन्ट ऑप्शन की बात करें तो दोनों ही केस में लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में फॉन्ट लिमिटेड होते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो लाइन प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी लो टू मीडियम होती है। तो लाइन प्रिंटर की क्या क्या विशेषता है? ये एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट कर देता है, सही बात है। कैरेक्टर आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, ये गलत पॉइंट है। कैरेक्टर आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, ये कौन काम करता है? ये डॉट प्रिंटर काम करता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द एक्ट ऑफ कॉपिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के कार्य को संदर्भित करता है? ए क्रैकिंग, बी फिशिंग, सी पायरेसी, डी हैकिंग। दोस्तों कई लोग इंटरनेट की मदद से मूवी को डाउनलोड करते होंगे और जो हम मूवी को डाउनलोड करते हैं वो किसी हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो इसी को बोला जाता है पायरेसी, क्योंकि उसके लिए किसी ने पैसे तो दिए नहीं मूवी को देखने के लिए, हम किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने मूवी ऑलरेडी कहीं और से उसने डाउनलोड करने के लिए हमें अवेलेबल करी है। तो यही चीज आती है पायरेसी के अंदर। तो पायरेसी के अंदर क्या आता है? हम किसी भी मटेरियल का अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, सच एज सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज, बुक और भी कई सारी चीजें होती हैं इसमें। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर एक्ट एज अ बैकडोर एंड इट में हाइड अ वायरस और अदर पोटेंशियली डैमेज प्रोग्राम इन इट टू गेन एक्सेस टू द सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर एक बैकडोर के रूप में कार्य करता है और सिस्टम में पहुंचे प्राप्त करने के लिए वायरस या अन्य गंभीर संभावित हानिकारक प्रोग्राम को छिपा सकता है? ए ट्रोजन हॉर्स, बी एंटीवॉर्म, सी वॉर्म एंड डी बॉट। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 2018 का
पेपर ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर में काफी ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आज के टाइम पे यानी कि 5 से 6 साल बाद 2024 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप केवल सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाए। तो इस बार अगर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको कई सारी डिफरेंट चीजें भी पढ़नी होंगी। तो केवल सिक्योरिटी पे फोकस मत करना, बाकी सारी चीजों को भी आप ध्यान से पढ़ना। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हम किसी भी मालवेयर को बैकडोर के थ्रू एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, हम अगर किसी भी मालवेयर को बैकडोर के थ्रू एंट्री प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी मोबाइल में, उसे बोला जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का काम ही ये है कि वो आपको बिल्कुल लेगिटिमेट चीज लगेगी। मान लीजिए किसी ने आपको एक फोटो सेंड करी व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा था क्लिक हियर टू सी मैजिक, और आपने जैसे ही उसे क्लिक करा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो जो इमेज है वो क्या है, एक तरीके का ट्रोजन हॉर्स है। आपको नॉर्मल चीज लगेगी लेकिन वो किस तरह से एक्ट करेगा, वो एक बैकडोर एंट्री की तरह एक्ट करेगा ताकि वो किसी मालिशियस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सके। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ टेबल कैन बी व्यूड इन अ नंबर ऑफ वे इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 दे आर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में कई तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है, वे है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में हम किसी भी टेबल को 4 तरीके से देख सकते हैं। पहला है डेटा सेट व्यू, दूसरा है पिवट टेबल व्यू, तीसरा है पिवट चार्ट व्यू एंड चौथा है डिजाइन व्यू। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन व्यू, डेटा सेट व्यू एंड पिवट व्यू। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कॉपी ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर एंड रिकवर डेटा इज। डेटा की एक प्रति जिसे डेटा को पुनः स्थापित और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है वहाँ है ए कॉपी डेटा, बी रिस्टोरेशन डेटा, सी स्टोरेज डेटा एंड डी बैकअप डेटा। दोस्तों, आपके फोन में व्हाट्सएप पे कभी कभी मैसेज आता है कि बैकअप यूर डेटा, तो वो किस लिए आता है कि इन केस अगर आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर दिया और आपके पास किसी भी डेटा का बैकअप है और अगर आप उस डेटा को रिस्टोर करते हैं तो आपकी सारी चैट, आपकी सारी इमेज ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएंगी। तो बैकअप डेटा क्या काम करता है, ये रिस्टोरेशन के पर्पस के लिए काम आता है। तो सिंपली इसका काम यही है। मान के चलिए हमने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो पहले हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं यानी कि उसका बैकअप ले लेते हैं। बैकअप के बाद हम कंप्यूटर को फॉर्मेट मार देते हैं तो कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमारी कुछ पिक्चर्स हैं या कुछ हमने और एडिशनल चीजें डाउनलोड कर रखी हैं, तो हम उसको दोबारा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैकअप डेटा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वे अ मॉडेम कैन बी कैटेगराइज्ड। फर्स्ट है डायरेक्शन इन विच इट कैन ट्रांसमिट डेटा, बी टाइप ऑफ कनेक्शन टू द ट्रांसमिशन लाइन, सी ट्रांसमिशन मोड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आधार पर मॉडेम को वर्गीकृत किया जा सकता है। ये डायरेक्शन जिसमें यहाँ डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, सेकंड ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्शन का प्रकार, थर्ड ट्रांसमिशन मोड। दोस्तों, मॉडेम को तीनों तरीके से वर्गीकृत करा जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, डायरेक्शन इन विच इट कैन ट्रांसमिट डेटा। दोस्तों, मॉडेम को 3 से 4 तरीके से डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है यानी कि हमने डेटा भेजा और रिसीवर ने उसे रिसीव करा। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मेथड, इसमें डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो सकता है लेकिन एक टाइम पे एक ही को वो रिसीव होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जब वॉकी टॉकी में कोई एक पर्सन बोलता है तो दूसरा पर्सन सुनता है, जब पहला पर्सन बोलना बंद कर देता है तब वो दूसरा पर्सन बोलता है, यानी कि डेटा फ्लो तो दोनों तरफ हो रहा है लेकिन कोई एक टाइम पे एक ही बंदा उसको रिसीव कर रहा है और एक ही बंदा उसको सुन रहा है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, जैसे वीडियो कॉल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये फुल डुप्लेक्स है। सेकंड है टाइप ऑफ कनेक्शन टू द ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, मॉडेम को फिजिकल कनेक्शन के थ्रू भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम मॉडेम में फोन लाइन को यूज करते हैं तो उसे डायल अप मॉडेम बोलते हैं, अगर कोई केबल मॉडेम है तो उसे कोएक्सियल केबल मॉडेम बोलते हैं, और एक डीएसएल मॉडेम भी होता है जिसमें हम फोन लाइन का यूज करते हैं या डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। और तीसरा है ट्रांसमिशन मोड। मॉडेम के अंदर कई सारी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन टेक्निक होती है टू ट्रांसफर द सिग्नल। एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन और एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑल 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है। ए इंक्रिप्शन, बी सब्स्टिट्यूशन, सी डिक्रिप्शन एंड डी हैशिंग। दोस्तों, साइफर टेक्स्ट एक इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं एक इंक्रिप्टेड डेटा में। उसमें हम कई सारी एल्गोरिथम और कई सारी की का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी नॉर्मल यूजर उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। अगर वो डेटा बहुत सेंसिटिव है तो हर कोई उस डेटा को इंक्रिप्ट करके रखता है। डिक्रिप्शन इसका उल्टा होता है, अगर हम कोई भी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि हमने उसकी पूरी एल्गोरिथम को हटा दिया और उसकी की को भी हमने रिमूव कर दिया, अब वो साइफर टेक्स्ट क्या बन गया, दोबारा प्लेन टेक्स्ट बन गया, उसी को बोला जाता है डिक्रिप्शन। तो जब हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है डिक्रिप्शन में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट MIME। MIME इज इंक्रोनियम्स ऑफ मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सेकंड, MIME इज स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग एंड इंटरप्टिंग बाइनरी फाइल्स। थर्ड, MIME अलाउ टू सेंड ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट एंड PDF फाइल एज एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। MIME के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का संक्षिप्त रूप है। MIME बाइनरी फाइलों को इनकोडिंग और विवेचन करने के लिए एक मानक है। MIME ऑडियो, वीडियो, छवि, दस्तावेजों और PDF फाइलों को ईमेल के अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति देता है। दोस्तों, MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो पहला पॉइंट आपका वैलिड
पॉइंट है दोस्तों, MIME को हम इनकोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम किसी भी नॉन टेक्सटिंग डेटा, यानी कि नॉन टेक्सटिंग डेटा कौन सा हो गया, जैसे आपकी ऑडियो फाइल हो गई, इमेज फाइल होगी, वीडियो फाइल होगी, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, उसको हम इनकोड करते हैं इस फॉर्मेट में ताकि हम उसको ईमेल के थ्रू भेज सके। तो दूसरा पॉइंट भी आपका वैलिड हो गया कि MIME इज अ स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग एंड इंटरप्टिंग बाइनरी डेटा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, MIME अलाउ यू टू सेंड ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड डॉक्यूमेंट एंड PDF फाइल। दोस्तों MIME काम ही यही करता है कि वो किसी भी नॉन टेक्स्ट डेटा को इनकोड कर देता है ताकि हम उसको ईमेल के थ्रू भेज सके। तो हम ईमेल के थ्रू ऑडियो को भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं, PDF फाइल को भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट ही इसके वैलिड पॉइंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।